नौरंगी की। और इसमें काफ़ी सनसनी खबर आपको देखने को मिलेगी। पुलिस मुख्यालय से जुड़ी हुई, मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ी हुई, रमजान पर क्या क्या हो रहा है, रमजान में कहाँ क्या हो रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। और डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता जी के यहाँ हैं। इस नाम की किसी को पहचान की आवश्यकता नहीं है। भागलपुर में काफ़ी चर्चित नाम है और लॉकडाउन में पहले दिन से ही काफ़ी सक्रिय हैं और लोगों को काफ़ी जानकारी भी देते हैं। बहुत जानकारी इनके पास है, इनसे बात करना चाहेंगे। तो लॉकडाउन है, 40 दिन से भी ऊपर हो गया है। मैंने देखा है कि काफ़ी आप एक्टिव हैं, लोगों को आपने सुझाव भी दिया है, काफ़ी कुछ दवाई भी आपने दी है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? ये एक ऐसी अनचाही आपदा हम लोगों के सामने आई है जिसके बारे में कभी ऐसी कोई संभावनाएं नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं था। ये अचानक से ऐसी आपदा आई कि सब लोग बेचारे डर गए, दहशत पूरी तरह छा गया और मौतें जब होने लगी तो दहशत और भी बढ़ गई और सब लोग बचाव करने लगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने केंद्र सरकार के निर्णय का कि उन्होंने बिल्कुल सही समय पर उन्होंने लॉकडाउन जैसा कड़ा एक डिसीजन निर्णय लिया उन्होंने और तुरंत सबों ने इसको अमल भी किया और उसी का सुपरिणाम है कि अन्य देशों की अपेक्षा हम लोग काफी अच्छे हालात में हैं। हालांकि ये चूंकि चेन एक कड़ी चलती है, इस वायरस के पीछे जो लक्षण होता है इसके साथ का, वो मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि ये सर्दी, खांसी, बुखार तो एक लक्षण है ही, बाकी जो गले में मुख्य रूप से तकलीफें होती हैं, गला चुप्त जैसा लगने लगता है और लगता है बिल्कुल अटक सा गया हो, तो बिल्कुल अजीब सा परेशानी और बेचैनी महसूस होने लगती है और सांस अंदर नहीं जाने लगती है और बिल्कुल लगता है कि हम मर जाएंगे। ये वास्तव में बहुत भयावह वायरस है और मौका नहीं देता है ये किसी को बचाव करने का भी। लेकिन चूंकि मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं, इसलिए होम्योपैथिक दृष्टिकोण से आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे होम्योपैथिक में चूंकि ये एक लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति है, लक्षणों के आधार पे हम लोगों की इलाजें की जाती हैं और हमारे यहाँ कोई रोगों का नामकरण से कोई लेना देना नहीं रहता वास्तव में। लेकिन अभी जो ये हमारे सामने महामारी आई है कोरोना की, ये कुल मिला के लगभग एक जैसे लक्षण इसमें व्याप्त हैं। तो हमारे जो केंद्र में आयुष मंत्रालय का गठन हुआ है या हमारी होम्योपैथी की भी जो वहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम है, उन लोगों ने एक एडवाइजरी जारी किया था और ये एडवाइजरी कई भारतीय संस्थानों द्वारा भी बाद में जारी किया गया और कुल मिला के ये निर्देश दिया गया कि आर्सेनिक एल्बम 30 नाम की एक दवा है जिसको अगर हम लोग 3 दिनों तक 2-2 बूंद या गोली में हो तो 4-4 गोली लगातार 3 दिनों तक सेवन कर लें तो इससे काफी हद तक हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर जिसको कह सकते हैं, वो बढ़ता है और बहुत हद तक इस रोगों से, इस आपदा से बचाव भी हो सकता है। डॉक्टर साहब पूछेंगे, रमजान का पवित्र महीना है और 10वां दिन आज है जी, क्या रमजान का पवित्र महीना, काफी लोग हैं जो भूखे प्यासे भी हैं,
जी 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 क्या कहना चाहेंगे जो काफी मालदार लोग हैं, काफी पैसे वाले पूंजीपति है, जी जी। कुछ क्या संदेश देना चाहिए? मैं शुरू दिन से, जब से ये महामारी आई है, हम लोग मानवता की सेवा को ध्यान में रखते हुए हम शुरू दिन से अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से भी आपदा राहत शिविर के तहत हम लोग जो एक खाद्य सामग्रियां होती हैं हम लोग बांटते चले आ रहे हैं। प्लस जो दवाई मैंने आपको बचाव की बताई वो भी हम लोग बड़े पैमाने पर, इवन कि हम लोगों ने यहाँ पे एसडीओ साहब से 3 गाड़ियों का पास लिया था और उस तीनों गाड़ियों में हम लोगों ने 5-6 दिन लगातार पूरे शहर में घूम घूम करके दवाई बांटा है। लगभग 3-4 हजार हम लोगों ने लोगों को दवाई बांटी है। अब देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी बात कही है कि कुछ दवाई और जिनके बारे में जानकारी थी, सरकार का भी आदेश था, भागलपुर एसडीओ से आदेश लेने के बाद पहले दिन से ही खाद्य सामान, सूखा राशन तो दिया ही है, लेकिन कहीं न कहीं क्या किसी पेपर और अखबार से दूरी आपने क्यों बनाई इस मामले में? नहीं, हमारे जो खबर है सारे अखबारों ने छापा था और जो लोग हमारे पास यहाँ चल के आए तो उन लोगों को भी मैंने मुफ्त में ये निःशुल्क दवाई दी है। देखिए निःशुल्क दवाई दी है, किसी से पैसा नहीं लिया है, डॉक्टर साहब ने मानवता वाला काम किया है। और मैं बता देता हूँ आपको कि रमजान के पवित्र महीने में ये कहते हैं कि आप यदि सामर्थ्यवान है तो लोगों को मदद कीजिए, और दवा दी है, दवा काफी लोगों ने ली है, एक शीशी में दी है दवाई, एसडीओ साहब से आदेश लिया है, सूखा राशन भी दिया है। डॉक्टर साहब और बताइए क्या आगे आपको क्या लगता है, क्या इसकी बीमारी से कैसे लोग बचे जाएं? चूंकि अभी हमारे सामने जो ये आजकल का जो रिपोर्ट आ रहा है कि बाहर से जो लोग चल के आ रहे हैं, तो अभी स्क्रीनिंग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और जो लोग बाहर से मजदूर हो या हमारे बाहर के प्रवासी हो या छात्र छात्राएं हो, वो लोग जो आ रहे हैं, स्क्रीनिंग की आवश्यकता है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हर एक का बिल्कुल माइन्यूट स्तर पे जांच करके तो उनको शहर में प्रवेश दिया जाए। इसके लिए आवश्यकता है कि हमारे पास उनके जांच की साधन हो। तो बहुत खुशकिस्मती है कि अभी भागलपुर में भी जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है हमारे सरकार द्वारा, और जांच भी की जा रही है। और हम लोग जितना बचाव करें, स्वच्छता का पालन करें, हर हमेशा हाथ धोते रहें, हर हमेशा सैनिटाइज करते रहें, घर में खाद्य सामग्री भी लाएं तो कम से कम उसको बॉइल्ड वाटर में या उसमें नीम के पानी में खौला करके और तब उसको टब में सारे खाद्य सामग्री को धो लें, तो आप खाने की चीजों को इस्तेमाल करें। जितनी सावधानियां आपसे हो सकता है उतना जरूर करें। बाहर के किसी भी व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश ना दें। अगर कोई बहुत नितांत आवश्यक हो तो उनको साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ धुला करके उनका चप्पल बाहर खुलवा करके तो प्रवेश दें। जितनी सावधानी आप रख सकते हैं उतना ही आपका बचाव संभव है। और ये आपदा ऐसी आपदा है कि ये कोई युद्ध नहीं है कि सैनिक खड़ा है वहां से सैनिक चला जाएगा और ये अचानक से खत्म हो जाएगा। ये तुरंत में जाने वाली चीज नहीं है। ये एक महामारी है, बीमारी है। ये धीरे 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 सनह सनह ही जाएगा। और इसमें कोई तिथि ऐसी नहीं बताई जा सकती कि अमुक तिथि को ये पूर्ण रूप से गायब हो जाएगा। ये कोई युद्ध नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब ने बड़ी बात कही है कि बीमारी तुरंत जाने वाली नहीं है, आपको सावधानी रखनी है। बड़ी छोटी छोटी बात इन्होंने बताई है जिस पर गौर फरमाने की आवश्यकता है। काफी कुछ कहा है डॉक्टर साहब ने। मैं इनसे फिर बात करूंगा। भागलपुर से दीपक नौरंगी।
नाथनगर में है और रमजान का 11वां दिन है। ये पवित्र महीना है रमजान का। लॉकडाउन को 46 दिन हो गए, तीसरा लॉकडाउन है। मुस्लिम परिवार में काफ़ी लोग गरीब है जिनको अवतारी के सामान की दिक्कत हो रही है। मैं अलीम भाई के पास आया, उन्होंने काफ़ी सामान वो बांट रहे हैं, काफ़ी दूर है। फोटो भी मैंने देखा कि मीडिया में, अखबारों में, स्थानीय अखबार में नहीं छप रही है और वो काफ़ी नेक काम कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूँगा। रमजान का आज 11वां दिन है, मंगलवार है। भैया पहले परिचय अपना पूरा। सदस्य बिहार मुख्य कल्याण समिति। अलीम भाई, आप तो बहुत पुराने हैं और सरकार के बहुत करीबी माने जाते हैं। काफ़ी लोग हैं अल्पसंख्यक परिवार में जो काफ़ी गरीब निम्न स्तर के हैं। सरकार ने अभी तक इस रमजान के पवित्र महीने में जिस वोट बैंक के लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं और लोग बहुत बात बोलते हैं, आज वह परिवार बहुत कष्ट में है, दुख में। आप दे रहे हैं सामान, लेकिन काफ़ी लोग हैं, बिहार बहुत बड़ा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। आज जो लॉकडाउन का जो स्थिति है और आप जानते हैं कि अल्पसंख्यक परिवार ये रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं और इसी में रमज़ान है जो मुबारक महीना है, ये मग़फ़िरत का भी महीना हम कहते हैं। आज इस रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत सारे ऐसे रोज़ेदार हैं जो सही से उनको रोज़ा खोलने के लिए सामान या उनको खाने का सामान नहीं मिल पा रहा है, ये हकीकत है। लेकिन कुछ लोग जो इस तरीके का नेक दिल रखते हैं, कुछ हमारे जैसे और कुछ लोग हैं जो सामाजिक, हम उनको सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इन रोज़ेदारों को आज एक गिलास पानी या एक छोटा सा भी कुछ खाने का मुहैया करा रहे हैं। तो उनके लिए हम क्या, वो तो अल्लाह ताला का ये अल्लाह ताला का वादा है कि रमज़ान का रोज़ेदारों को जो आदमी उनकी खिदमत करेगा उसका सिला, उसका बदला हम देंगे, वो तो अल्लाह ताला देंगे। और यही हमारा इल्तिजा होगा कि अगल बगल के लोगों को और मुस्लिम परिवार के लोग, बहुत ऐसे मुस्लिम परिवार के लोग हैं, बहुत बिजनेसमैन हैं, हम उससे आग्रह करना चाहेंगे कि आप आगे आएँ और इस मौके पर जो अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और इस महीने में अगर आप ज़कात का भी पैसा निकाल करके उस गरीबों को रोज़ा अफ्तार कराएं या उनको खाना खिलाएं, तो ये और उससे भी बड़ा नेक काम है और ये शायद अल्लाह ताला को पसंद हो, आपका काम पसंद हो। तो ये हम इस तरह, ये आपके माध्यम से हम इंतज़ार भी करना चाहते हैं, आग्रह भी करना चाहते हैं कि वो भी आ गया। जहाँ तक सरकार का सवाल है कि आज आपने देखा होगा कि जितने भी लोग हैं, सरकार के पास इतना कुछ संसाधन नहीं है कि सब लोगों तक पहुंच सके। आज हमारी भी हक बनती है कि हम कुछ आगे आएँ और जो हमने आग्रह किया है, सरकार से आग्रह किया है कि अल्पसंख्यकों की हालत ठीक नहीं है, इनको कुछ रोज़गार से जोड़ा जाए। हालांकि इनके पास कुछ हुनरमंद हैं, हुनर है। उद्यमी योजना के बारे में भी हमने लिखा है माननीय मंत्री साहब को कि उद्यमी योजना का जो लाभ SC/ST को मिल रहा है उसका लाभ माइनॉरिटीज़ को भी मिले, अल्पसंख्यक को मिले, ताकि ये अपना काम करके इसी तरीके से अपना जीवन यापन करें। देखिए भाईजान, एक बड़ी बात कही है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा। भागलपुर के जो अल्पसंख्यक परिवार से जुड़े लोग हैं, इस बात को ध्यान से सुने। इन्होंने सरकार से, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है जो ST/ST को आपने दिया है वो अल्पसंख्यक परिवार को दीजिए और मुस्लिम परिवार को दीजिए। काफ़ी लोगों के पास हुनर भी है, ये भी कह रहे हैं कि माशाअल्लाह इस रमजान के पवित्र महीने में आप एक नेकी कीजिएगा तो ऊपर वाला आपको 70 नेकी देगा। भाईजान कहते हैं ये, और क्या संदेश देना चाहेंगे? आप मुख्यमंत्री के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं भाईजान, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सरकार को इस मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार कर रही है और सरकार आगे भी करेगी। जो भी सरकार के पास संसाधन है वो कर रही है और सरकार जो भी कर रही है वो अभी मुस्लिम परिवार को नहीं पहुंच रही है, लेकिन एक अच्छी पहल की जा रही है। ऐसे बिना कार्ड वाले को राशन देने का जो प्रयास किया जा रहा है उससे शायद बहुत हद तक मसला हल हो सकता है। और वैसे चिन्हित कर
वैसे परिवार को चिन्हित कर जिनके पास कोई रोज़गार नहीं रहा, उनको भी रोज़गार अगर सरकार देती है तो वो कोई, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप सिर्फ ज़कात का पैसा खा करके और लोग कमज़ोर बन जाए। हम ये चाहते हैं कि वो मेहनत भी करें, अपना शारीरिक मेहनत भी करें और उससे जो आमदनी आए। हमारे हुजूर कहते थे कि मज़दूर का पसीना सूखने के पहले उसका मजदूरी दे दिया करो। तो ये अगर मजदूरी वो करते हैं, आज जैसे बुनकर काम कर रहे हैं और हम यहाँ पर बुनकर अभी मास्क बनाया जा रहा है, अगर उस तरीके का जैसे खादी का कपड़े का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी गमछा का अपील किया है, तो ये बुनकरों से अगर गमछा बनता है, बुनकर अगर मास्क बनाते हैं तो कहीं ना कहीं रोजी से जुड़ेंगे, रोज़गार से जुड़ेंगे और ये रोज़गार से जब जुड़ेंगे, दो पैसा इनके पास आएगा तो वो जो खाना खाएंगे वो हलाल का खाना होगा और वो हलाल का खाना वो काफ़ी ऊँची चीज़ होगी। काफ़ी लोगों ने सवाल भी उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील है इस मामले में, लेकिन यहाँ स्थानीय अफसर अंतिम पायदान पर जो अल्पसंख्यक परिवार का लोग है, ठेला चालक है, रिक्शा चालक है, तो काफ़ी दर्दनाक स्थिति में है, जो जहाँ तक नज़र आपकी मेरी नहीं जा सकती है। माशाअल्लाह वैसे लोगों को कौन मदद करेगा भाईजान? ये सही कहना आपको कि माननीय मुख्यमंत्री साहब तो बहुत संवेदनशील हैं और हर परिवार के लिए, हर घर के लिए, हर वो वैसे लोगों के लिए, गरीबों के लिए वो ये धर्म नहीं देखते कि ये हिंदू है, मुसलमान है। हम ये कह सकते हैं कि वो एक इंसान को देखते हैं और इंसान की तरह काम करते हैं। लेकिन कुछ कमियां हैं जो आज तक इनके पास वो नहीं पहुंच पाए। देखिए, एक बड़ी बात है, मैं बीच में कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा है, बिहार के मुख्यमंत्री को कहा है, बड़ा आपको अच्छा ओहदा दिया है मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये अल्पसंख्यक परिवार काफी कष्ट में है। ये आपके संघ के अध्यक्ष हैं और आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अल्पसंख्यक परिवार कष्ट में है। रमजान का ये पवित्र महीना है, इसमें आपको अल्पसंख्यक परिवार को ईद से पहले कुछ देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, ईद का अगर कुछ भी, ये भले नया कपड़ा न पहने, लेकिन ईद के दिन अगर पूरा सेवैयाँ मीठी चीज़ खा ले तो हम समझते हैं कि इनका ईद भी हो जाएगा और सरकार का जो हमारा मंशा है माननीय मुख्यमंत्री साहब का वो भी पूरा। देखिए, मुख्यमंत्री से ये आग्रह भी कर रहे हैं और अध्यक्ष भी है बुनकर समाज के। इन्होंने कहा ये कैसी स्थिति है, मैं मोमिन टोला भी गया, अभीपुर गया, बड़ेपुरा गया, इस अल्पसंख्यक परिवार को कौन देखेगा? जो लोग चुनाव के समय तरह तरह की मीठी बात करते हैं, वह सफेद व्हाइट कलर वाले कहाँ चले गए? जो इस महीने में अवतारी करते थे, भीड़ लगती थी, बड़ी बड़ी फोटो छपती थी, आज इस रमजान के पवित्र महीने में इस समाज को कौन देखेगा? ये एक बड़ा सवाल है भाईजान। आपको क्या लगता है कि सभी लोग अवतारी में फल खा पाते हैं? नहीं, अभी तो वैसी स्थिति नहीं है और हम लोग चाह करके भी अभी ये नहीं कर पा रहे। जो हम लोगों के पास इतनी जो शक्ति है वो शक्ति हम लोगों ने कोशिश किया है। अभी हमने कोशिश किया है, कई 15 दिन तक हमारे बच्चों ने रोटी सब्जी रात में काफ़ी सैकड़ों लोगों को, और वैसे जो ठेला वाले कार हैं, रिक्शा वाले कार हैं, उसको रात में जाके जगह करके दिया है। अभी हमने कोशिश किया है कि कई जगह जाके राशन का वितरण किया है। उसमें हमने मूढ़ी और आपका चना जो अफ्तारी में लगता है वो भी हमने कोशिश भाई, सवाल ये है कि आपके आसपास जो लोग हैं उसको तो आपने खिला दिया होगा, लेकिन जो मोमिन टोला में है, बड़ेपुरा में है, बिखनपुर में है, जो आपको चंपा नाला से अकबर नगर में है, आप वैसे मालदार पार्टी जो अल्पसंख्यक परिवार में काफी पूंजीपति है, माशाअल्लाह, जिनको ऊपर वाले ने दिया है, वो क्यों नहीं, उनका दिल बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा ये रमजान का पवित्र महीना है, क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि आज जो आप जकात बांटते हैं वो जकात का पैसा, जबकि हमारे आलिमों ने भी ये खुल करके कहा है कि जकात का पैसा आप इसमें बांट सकते हैं और इससे बड़ा नेक काम कुछ नहीं हो सकता है कि आप भूखों को खाना खिलाइए। और अभी इस रमज़ान के मुबारक महीना में जहां आप 1 रुपया देंगे तो उसका 70 गुना सवाब आपको मिलेगा। तो आज के दिन हम यही आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो लोग को सामर्थ्य है, जो लोग जकात निकालना चाहते हैं, वो अपने अपने गांव को चुने। और वैसे लोग जो रोजेदार हैं और रोजेदार को आज मूढ़ी नहीं मिल पा रहा, चना नहीं मिल पा रहा, या उनको रोजे के लिए कुछ फल नहीं मिल पा रहा है, वो जो भी कर सकते हैं
वो करें, शायद उनके लिए वो अल्लाह की खुशी होगी और उनको भी इस पैसे का सवाब जरूर इंशाअल्लाह। देखिए अलीम भाई ने अल्पसंख्यक परिवार के वैसे लोगों को ये संदेश दिया है, मेरी आवाज यदि आपके तक जाती है तो आज 11वां रोजा है, कल से कोई अफ्तारी वाला आपके घर के आसपास भूखा ना रहे। ये रमजान का पवित्र महीना है, आप 2 ही फल दीजिए, थोड़ा ही चना दीजिए, लेकिन माशाअल्लाह वैसे परिवार को दीजिए जो 46 दिन से लॉकडाउन में है, जो रिक्शा चालक थे, टेम्पू चालक थे, ठेला चालक थे। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बहुत क्लोज है आप मुख्यमंत्री के। मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक परिवारों का जो अभी रोजेदारों का जो बुरा हाल है, उसके लिए एक ऐसी कमेटी गठित की जाए और वो कमेटी स्टेट लेवल की कमेटी हो और वो सीधे उस माइनॉरिटी परिवार को देखे, हर जिले के माइनॉरिटी परिवार को देखे कि उनको जो आप दे रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। यही हमारा सरकार का सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सरकार तो उदारता पूर्वक माइनॉरिटीज़ के लिए काम कर रही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेदारी वो अफसरों के जिम्मे है और वो सही से नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये है वो एक सेंट्रल कमेटी उसकी देखभाल करे और वो चाहे तो किसी जिला में जाके कभी भी उसकी इंक्वायरी करे कि सही मायने में माइनॉरिटी परिवार को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। देखिए रमजान के इस पवित्र महीने में भाईजान ने मुख्यमंत्री से ये अपील की है। मैं कहूँगा सरकार के आला अधिकारी को, यदि मेरी आवाज़ आपके तक जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इनकी बात को आप रखिए। आपके बड़े क्लोज माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि एक कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी को रखा जाए जिसमें अल्पसंख्यक परिवार के वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिसको आवश्यकताएं हैं। जो ईद के महीने में आप जो नया कपड़ा खरीदते हैं, आपको जो हज पर जाते हैं, यदि हज का पैसा भी आपने जमा किया है तो आप अपने आसपास के लोगों को सवाई या फल खरीद के दे सकते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही वाकया है। एक आदमी हज के लिए जा रहा था और रास्ते में देखा कि एक बहन किसी भाई को मरी हुई मुर्गी आप कूड़े से उठा करके उसको ला के खिलाना चाह रही थे। उनसे पूछा उन लोगों ने कि भाई पहले तो पैदल हज करने के लिए लोग जाते थे, पूछा कि क्या बात है, मरी हुई मुर्गी तो हराम है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए हमारे भाई की हालत आज अगर हम इनको खाना नहीं देते हैं तो ये शायद मर जाएंगे। इसलिए ऐसे वक्त में मरी हुई मुर्गी का गोश्त भी हलाल है। तो ये तो ज़कात का पैसा है, ज़कात का पैसा हमारा नहीं है। ये हम तो मुसलमान भाइयों से अपील कर रहे हैं कि जो जितना पैसा ज़कात का है वो अगर खलूसियत से निकाल दें तो हम समझते हैं कि भागलपुर के ही या और जिले के, चाहे मुजफ्फरपुर के हो, दरभंगा के हो, आरा के हो, जो भी मुसलमान भाई इस लायक हैं वो अपने हक का निकाल दें तो शायद अफ्तारी करने वाले को शायद अफ्तारी की कमी नहीं। एक बड़ा संदेश दिया है बिहार के अल्पसंख्यक परिवार को जो भागलपुर में भी है, जिनके पास जिनके हक का पैसा है, ज़कात का पैसा है, जो इस पवित्र महीने में आप निकालते हैं, मदरसे में देते हैं। अभी सबसे अहम टाइम है कि आपके आसपास यदि इस रोजे में यदि कोई भूखा रह जाता है तो आपका इस्लाम कहता है वो रोजा मान्य नहीं है। मैं भी अपील करूंगा, भाईजान भी अपील कर रहे हैं कि कल से आप कोशिश कीजिए कि आपके आसपास कोई अफ्तारी किया हुआ भूखा ना रहे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। क्या नाम है आपका? क्या रोजा में है? नहीं। कहाँ के रहने वाले मोहम्मद साहब, कहाँ से आ रहे हैं? मैं पटना अनीसाबाद से आ रहा हूँ। कब चले थे? मैं कल चला था वहाँ से सुबह। हाँ। और रास्ते में जो है ना कुछ प्रशासन वाले रोक के हमको गाड़ी का सुविधा भी कराए। हाँ। और आम जनता थोड़ा जगह जगह पे चाय नाश्ता का व्यवस्था की। देखिए ये मतलब भाईजान ने कहा है साफ तौर पर कि पुलिस के द्वारा भोजन दिया गया, कुछ आम लोगों ने भी मदद किया। ये पैदल आ रहे हैं, पटना अनीसाबाद से पैदल आ रहे हैं। इनको अब जाना है, कहाँ जाना है आपको? साहेबगंज इनको जाना है। कितने लोग हैं आप लोग? 3 लोग हैं। क्या नाम है आपका? नजरुद्दीन। कहाँ से आ रहे हो? क्या करते थे वहाँ? होटल में काम करते। होटल में? कौन होटल में काम करते थे?
होटल में ऐसे होटल लाइन में काम के लिए ही गए थे होली के बाद। हाँ। उसके बाद ही जो है ना काम ढूंढने के लगे थे कि होटल लाइन में कहीं काम मिल जाएगा तो काम कर लूँगा। इसी वजह से लॉकडाउन चालू हो गया। क्या नाम है आपका? आलम अंसारी। आलम, क्या कहाँ से आ रहे हो? अनिसाबाद से, पटना अनिसाबाद से। कहाँ जाओगे? शायद गए। आगे कुछ खाने पीने मिला था? बढ़िया। हाँ हाँ। देखिए ये आलम है और ये जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? साहेबगंज जा रहे हैं। 3 लोग हैं ये लोग, 3 लोग हैं। काफ़ी जो है दिक्कत में पैदल भी आ रहे हैं, लेकिन कहा कि रास्ते में पुलिस ने, आम जनता ने सहयोग किया है। खाना वाना मिला? जी, खाना वाना सब मिला है और हम लोग भी लिए हैं साथ में। हाँ। खाना वाना ये सब साथ में खाने के लिए। काफ़ी परेशानी है। लॉकडाउन का 40 दिन बीत चुका है। चंपा नाला पुल पर है, लोग कहीं न कहीं कठिनाई में भी है और दुख में भी है। आखिर ये लॉकडाउन की तिथि बढ़ी है, 17 मई तिथि हुई है और सरकार को देखना होगा। काफ़ी लोगों को एक एक दाने के लिए मोहताज है, काफ़ी लोग भूखे भी हैं। कुछ लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा बना हुआ खाना भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। लॉकडाउन है, लॉकडाउन को 40 दिन बीत गया है। हम लोग नाथनगर चंपा नाला पुल पर है। आप देख सकते हैं क्या ये पुल की स्थिति है और ये साल भर भी नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि काफ़ी लापरवाही की गई है, जिनके द्वारा ये ठेका लिया गया था। जो इसको इंजीनियर हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये किसकी लापरवाही है, किस इंजीनियर की लापरवाही है, किसको ये ठेका पास हुआ था, किसने ये पुल बनाया था। आप देख सकते हैं ये पूरे पुल की स्थिति काफ़ी खराब है और कई बार यहाँ एक्सीडेंट भी हुआ है, कई बार लोगों को चोट भी लगी। मैं पूछूंगा एक आदमी से। क्या नाम आपका है? इधर श्री ओम प्रकाश प्रसाद यादव। इधर क्या नाम आपका है? ओम प्रकाश प्रसाद यादव। ओम प्रकाश जी, ये पुल कितने दिन पहले बना था? साल भर 6 महीना होता होगा। हाँ हाँ, ये तो पानी जो बाढ़ आया ना सावन भादो में, खर जाई तो ये पुरनका रोड पर है। इलाका रोड पर है थोड़ी है जो नहीं कोई नहीं कह सकता है कि इलाका रोड पर है, ये पुरनका रोड पर है। हाँ, ये गड़बड़ बनाया, लापरवाही किया। लापरवाही है, कोई बोलता कुछ बोलबे नहीं करता, जो कर रहा करने दो। आप देखिए ये लोकल आदमी है, यहाँ के रहने वाले हैं, बड़ी लापरवाही है। मैं एक बाबा जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा क्या नाम हुआ? अरुण जी, ये चंपा नाला पुल है, आप देख रहे हैं पूरा टूटा हुआ है। क्या आपको लग रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दगच्छी के। क्या आपको लग रहा है? टूटा हुआ है, क्या लग रहा है? हाँ। अभी तो उद्घाटन भी नहीं हुआ, साल भर तो नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ? रंजन जी, क्या आपको लग रहा है? वही है, एकदम खराब है। क्या है, सब टूटा हुआ है, सब जगह लग पिछले से भी 8 महीना 7 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। मोटर कार स्कूटर को लोटर टकरा भी जाता है, गिर जाता है, मरता नहीं, मरने से बच जाता है। आप देखिए कि क्या स्थिति है, क्या आलम है। काफी लोगों की नाराजगी भी है। बाबा से भी मैंने बात किया। बाबा क्या लापरवाही, क्या लापरवाही है। क्या नाम हुआ आपका? सोचो ज्यादा सुधु अभी आप बताइए कि क्या लोग आने जाने एकदम खराब है। ये रोड एकदम कट गया, आधा रोड को गाड़ी चल रहा है। अब मैं आपको कहूँगा कैमरामैन को कि आगे ले जाएंगे, स्थिति में आपको दिखाता हूँ ये चंपा नाला पुल की क्या स्थिति है। देखिए ये स्थिति है, ये एकदम पूरा धंस गया है। ये काफ़ी धंस गया है, काफ़ी स्थिति दयनीय है। ये आप देख सकते हैं कि एक एक पाँव पूरा धंसा हुआ है पुल। और ये रास्ता जाता है सुल्तानगंज की ओर, ये भागलपुर जाता है ये रास्ता। चंपा नाला पुल है। हाँ, मैं उनसे बात करता हूँ। एक और ग्रामीण मिले हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? दिनेश यादव। दिनेश जी, क्या आपको कितना दिन पहले बना था? ये तो अभी साल भी नहीं लगा हुआ है, स्टार्टिंग होने का धंस गया, खत्म हो गया पूरा। ये जो मतलब रोड बना तुरंत धंस गया। मतलब ये लोग आने जाने में लोगों को परेशानी, बहुत परेशानी हुई है। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? चंपा नगर के रहने वाले हैं।
आप देख लीजिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है। ये रास्ता सुल्तानगंज जाता है, इस साइड एक मुख्य मार्ग है जाने का भागलपुर के। एकदम सावन मेला का मेन रूट हुआ अपना, ये बगल बाईपास है। क्या कहना चाहते हैं दिनेश? सुल्तानगंज का मेन रोड है ये, मेन रोड जो NHFD का है बहुत सही बना तो आप क्या कहेंगे हम लोग। पुल भी बना, पुल भी उसी तरह बन गया, और रोड एकदम पूरे 2 महीना ने हुआ ये धंस गया है और अभी तक इसी तरह पड़ा है। आप देखिए, कह रहे हैं कि 2-3 महीना भी नहीं हुआ है, ये पूरा धंस गया है। इसकी स्थिति काफी दयनीय है और अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, जो ठेकेदार है, जो इंजीनियर है, जो इसको बनाया होगा, जिसके द्वारा लापरवाही की गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं तो जांच होनी चाहिए थी कि ये क्यों हुआ है। मैं भागलपुर 56 नाला पुल से दीपक लौड़े। बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। इतना भीड़ लगाने की क्या जरूरत है? 5 आदमी से भी काम हो सकता है। इतना आदमी से हटाने, बाकी 5 आदमी मेन आदमी रहिए और बाकी को देखिए जाने के लिए। हम लोग अपना समाधान जो होगा बड़े पदाधिकारी से मिलकर करेंगे, इसका समस्या को ऊपर उठाएंगे, अधिकारी से बात किया जाएगा। लेकिन ज़्यादा भीड़ जो है उसको यहाँ पे सब तरह के लोग हैं, हम तो अपना इलाज करा लेंगे। ठीक है, जी हम इलाज करा लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो हैं कि गोली कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन यहाँ पर पकड़ लेगा। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई ना यहाँ पे सर कोई भी लोग 200 आदमी जैसे साहब के यहाँ लेटर दे दिए सर। इनकी इसके से पहले हम थाना को या हर जगह को हम करेंगे यहाँ पे, और वहाँ पे जो है ये फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छी समाज ये जो है दिलवाने के लिए लिखिए तो इनका जरूरत। यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है, उसी चीज को हम देखने के लिए गए थे कि न तो वहाँ ग्लव्स है, ना मास्क है, ना सैनिटाइजर है, कुछ भी नहीं है कि क्या क्या कमी है। हाँ, तो उस चीज को कमी हम देखे हैं कि अभी तक उपलब्ध वहाँ पे नहीं हो पाया है। शाम तक में और बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अभी बिहार से वहाँ से बहुत लोग छूट रहा है, एकदम भर जाएगा। क्या हो जाएगा? एक आदमी वहाँ पर पूजा पैदल जाएगा, 2 आदमी बैठना है। चलो तू पैदल जाओ, चलो पैदल जाओ, गाड़ी बाहर में रोकेगा नहीं, सीधे निकलो। हेलमेट नहीं पहनी हो फाइन करेंगे, भागो उधर से, भागो भागो, हटाइए। क्या है तुम क्या उसमें स्टाफ हो? जाने दिए उसको, जाने दिए। क्या है, कहाँ जा रहे हैं आप? दुकान वाला रोटी है, दुकान नहीं जाना है, चलिए हटिए। हटो ना यार, हटो ना, सामान ले जाएंगे। सब जवान जाएंगे बढ़िया आगे। ये जवान सब पूरा खाली करवाओ, सब खाली करवाओ, आराम आराम से खाली करवाइए, सब ठेला उला घटाइए। चलो ना, पीछे करो ना गाड़ी, आप पीछे। पेपर दिखाओ, वो नहीं देखेंगे। सीधा हो जाएगा, ये नहीं है, साफ लिया उसने हो गया। आप लोग दूसरा रास्ता पकड़िए, इस एरिया में मत आइए। इस एरिया में वही लोग आएंगे जो कोविड-19 या एसेंशियल है। सब्जी खरीदने वाला वो एसेंशियल नहीं है।
जिला तो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। करने के लिए कितने आदमी? 24 आपके हरेश गोभी पर घर से आने वाला अंतिम बोगी का होगा वहीं पर कर ले निकलते हाँ निकलते हैं, ठीक है ना, उसका अपना लाए और जिस का होगा जैसे गाड़ी से उतरा लगा रहा है तो पर बोगी दो टीम, जब आप एक ही गेट नहीं खोल रहे हैं तो पर बोगी एक ही टीम देगी ना। पर बोगी दो टीम देगी तो दोनों गेट पर टू बोगी बन पर टू So in that case, you just दोनों open the door. एडजेसेंट जो गेट लगा एडजेसेंट गेट जो था गेट जहाँ पे कपलिंग रहती है वहाँ पे मतलब 1% can check करने का चेक होता है और लाइन जाते हैं उनको बता भी दिया जाए कि आगे जाइए जिला का नाम लिखा हुआ है बस वहाँ पे रहेगा, अपना अनाउंसमेंट होता रहेगा कि अपने जिले के बस में पड़ जाए। अगर आपका हेल्थ चेक हो चुका है तो अपने कॉलम में जाते हुए अपने बॉक्स में जाए और अपने बस में। और ये सिस्टम यहाँ रखना पड़ेगा। आने की प्रक्रिया अब चालू हो गई है, तो ट्रेन से भी वो लोग आ रहे हैं। जैसे बरौनी और पटना में आ रहे हैं, पर कुछ समय भागलपुर में भी लोग आना शुरू होंगे। तो आसपास के जो जिले हैं जैसे भागलपुर, बांका, मुंगेर वगैरह के लोगों के लिए ट्रेन सीधे भागलपुर पहुंचेगी। तो आज यहाँ पे मेरे द्वारा SDO साहब थे, DSP और DTO थे, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया कि जो ट्रेन यहाँ पे आएगी उसमें किस हिसाब से क्या अरेंजमेंट किया जाएगा, लोगों को बसों में बैठाने का क्या अरेंजमेंट किया जाएगा। काफ़ी संभावना है कि आने वाले 3-4 दिनों में ट्रेन यहाँ भी आना शुरू हो जाएगी। तो मेडिकल जांच के लिए क्या सुविधा है सर? मेडिकल जांच के लिए यहाँ पर पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीमें तैनात की जाएंगी। यहाँ पे ऑलरेडी गोले और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बना लिए गए हैं। पर्याप्त पुलिस बल दोनों तरफ तैनात किए जाएंगे। बैरिकेडिंग की भी प्लानिंग कर ली गई है, जिससे कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो किसी और तरीके से बाहर निकल जाए या बिना मेडिकल जाँच के निकल जा सके। और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि हर व्यक्ति जो आए और अन्य जिलों में जाए यहाँ से, वो उसकी प्रारंभिक मेडिकल स्क्रीनिंग हो जाए और वो एक सीक्वेंशियल एक तरतीबवार तरीके से यहाँ से जिस भी जिले में जाना है वहाँ जा सके। थैंक यू। बनवा दीजिए केवल आपको माइक ये सिस्टम वगैरह लगा करके बैठाने लगा हम लोग बैठेंगे और सभी गाड़ियों में हम लोग वो स्टिकर बना लेंगे अपना स्टिकर अपने से बना लीजिए, स्टिकर बना कर लेफ्ट साइड में उसका चिपका देंगे। उसका ढेर सारा चिपका देगा हर जिला बाका मुंगेर भागलपुर और गाड़ी यहाँ से जाएगी उसमें तो ढेर सारा लगाने का लोग तो देखिएगा ना। अब तो क्लियर सब स्कूल पर चढ़ेगी सीधा घूम जाएगी। अपना केवल उधर ही जाना है, उधर ही जाएंगे। तीनों उधर जाएगी। भागलपुर तारपुर चौक से दाहिने हो जाएगा और बाकी जाकर के संपार जो है तारपुर का उससे बाएं होगा, मुंगेर सीधा जाएगा। इधर नहीं लौटना है, बांका वाला किधर निकलेगा? उधर से ही संपार से जाएगा। तारपुर संपार से बाएं होगा, कजरेली थाना होते हुए निकल जाएगा। डायरेक्शन देगा वो तो स्पष्ट है, वही रोड ही है सर। बांका जाने का सबसे बढ़िया इसीलिए अभी इधर लौटेंगे नहीं, पहले हम लोग उसको चेंज कर दिए। सभी लोग पश्चिम जाएंगे, इधर पश्चिम इधर कोई मुंगेर और बांका पश्चिम तीनों सर उधर ही जाएंगे। वो ऐसे घूम जाएगा तारपुर से सीधे आ जाएगा, ठीक है, और वो बाकी सीधे निकल जाएगा। बाइक कोई नहीं आएगा, बाइक को सब ड्राइवर्स को बता देना, अपने ड्राइवर को बता करके वहाँ गार्ड भी लगा देना, सीधे निकल जाएंगे। वो रहेगा ही वहाँ। गार्ड लगाना ठीक है, तो चला जाए। अब नहीं हो जाएगा, बच्चा हटो यहाँ से। चलाए पर तो अपना निकला फिर बड़का हटकाओ। आप लोग नहीं आप लोग हटिए, आप लोग हटिए। पीछे से पोस्ट वहाँ से हट जाइए आप। जिसको आना नीचे ऊपर मत पूछो। हट जा बच्चा सब कट के नहीं रहो कोई। हेलो आप हटिए ना, वीडियो हो। आगे कोई मत आइए। आगे सटी अंकल, आगे सटी। आप हट जाइए। हाँ वही ले रहे हैं। नीचे आ जाइए। अरे आगे आप लोग वीडियो में आ जाते हैं, क्या बोलेंगे?
आदमी नाम नहीं थे गेलर नाम ले देख के यही गड़बड़ करे आप कहाँ रखे लिस्ट का रखा लिस्ट लेके आइए ऐसे नहीं हो पाएगा भैया अंकल आगे सटिए ना, आओ अंकल। अरे अंकल आगे सटिए ना। जमाल अंसारी हो गया, पेन दीजिए उनको। रमजू ग्यारहवां दिन है रमजान का, क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी लोग हैं, लॉकडाउन है, काफ़ी लोग दिक्कत में भी हैं, मालदार आदमी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे भाईजान? सरकार करेंगे, हम लोग फंसे हुए हैं, घर पहुँचना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है। क्या क्या कहना चाहेंगे? रमजान का पवित्र महीना है। हम लोग पटना से आए हुए हैं। हाँ। साल हुआ ये मतलब और जहाँ चाहते हैं, मतलब रह नहीं जाने का। नहीं, कितना दिन हुआ आपको आए हुए? यहाँ है 21 मार्च को आए, मतलब रोजा में है। रोजा में है। हम लोग को बहुत ही उत्साह हुआ कि आप पुलिस अफसर होकर के भी हम लोग को इस परिस्थिति में इस तरह से सम्मानित कर रहे हैं और प्रेम भाव दिया। ये बहुत बड़ी आप लोगों की अवसर पर आकर के देने आए, ये सबसे बड़ी बात है। और केंद्रनाथ का है हमारा नाम, भागलपुर में 37 ईयर से कर रहा हूँ। वही सर, आप बोले तो उनको बुला के लाएंगे।